वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, प्रात हो या रात हो, संग हो या ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। हमने लास्ट के 2 लेक्चर से बहुत ही डिटेल में चीजों को समझा है, सर्कुलर मोशन में किस तरीके से जो है एक्सेलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहेगा। लॉजिकली भी हमने बात करी है और एकदम मैथमेटिकली भी हमने बात करी है। और हम आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन रहेगा उसके बारे में बातें करेंगे। और हालांकि कोई नया कंसेप्ट हम ज्यादातर सीखने नहीं वाले हैं, जो हमने पढ़ा है उसी को हम अप्लाई करेंगे आज न्यूमेरिकल्स पे। तो बेसिकली आज मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर विल बी न्यूमेरिकल्स। और बस आगे बढ़ते हैं बिना देरी की। तो पहले एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं कि भाई देखो, हमने 2 टाइप के जो है सर्कुलर मोशन देखे हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो है स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज होगी। उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन यहां पे होगा, जो कि होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। और वो रहता है ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, उसका मैग्नीट्यूड। दोनों ही फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन उसकी टुवर्ड्स द सेंटर रहती है और यही वजह है कि उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यहां कोई नामो निशान नहीं होता। हालांकि ये दोनों एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को चेंज करना, वो उसे कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता वेलोसिटी की। डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता है कि यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो खैर चेंज हो ही रही है, लेकिन स्पीड भी जो होगी वो चेंज होगी और उस वजह से यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला आर अल्फा के इक्वल रहता है और डीवी बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका फॉर्मूला रहता है। बाकी सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला वही रहेगा। और अगर आपको यहां पे नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है और इनका कोई लेना देना नहीं है एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा से। जब भी आपको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए तो उसका सीधा साधा सा मतलब है लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब वो इन एक्सेलरेशंस की बात कर रहा है। हो सकता है तुम पूछो कि सर नेट एक्सेलरेशन इन दोनों में से कौन सा है, तो भैया नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट है। पार्टी ये एक तरीके से नेट एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है और ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। हालांकि यहां पे यही नेट एक्सेलरेशन है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं। और इन एक्सेलरेशन की वजह कौन होगा, ऑब्वियसली कोई फोर्स। बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। तो आपको यह समझना है कि अगर किसी को भी सर्कुलर मोशन में चलना है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता जरूर होगी। अब हो सकता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत सारे फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट हो, या कोई एक फोर्स ही जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, है ना। और इसी तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने के लिए आवश्यकता होगी एक टेंजेंशियल फोर्स की, ठीक है, या बहुत सारे फोर्सेस की जिनका रिजल्टेंट टेंजेंट के अलोंग आ रहा हो। तो बस अब इन चीजों को हम यहां पर सीधे अप्लाई करेंगे सवालों में, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन में आपको यह दिया गया था कि एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्पीड यहां पर आपकी कैसी है, स्पीड है आपकी कांस्टेंट। साथ ही साथ 2 केसेस में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों में ही ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। एक हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ में ये ऐसा मूव करता हुआ ये ऊपर भी जा रहा है, ऐसे मूव करता हुआ ये ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ये बता रखा है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन केस ए। तो यहां पर इस डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन को आपको नेग्लिजिबल मानते हुए चलना है, ये सवाल में दिया गया है। और यहां पर ये एक स्पाइरल पाथ है जिसकी रेडियस ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। तो आप कहोगे कि सर ये पाथ तो सर्कुलर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार, सर्कल नहीं है लेकिन सर्कल का हिस्सा तो है। इसी कॉन्सेप्ट को हम हो सकता है आज भी हम पढ़ लें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो खैर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। है, मैं ये कह रहा था कि इसका हर पार्ट एक सर्कल का हिस्सा है, तो उधर कोई कर्व्ड पार्ट के अंदर भी आप ये कह सकते हो कि एक रेडियल एक्सेलरेशन है और एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका यहां 0 है, बचता है सिर्फ रेडियल। रेडियल की जो वैल्यू आएगी या सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी स्क्वायर बाय आर। वी अपना जो है कांस्टेंट है, बचता है आर।
तो आर की वैल्यू हेलिक्स के लिए कांस्टेंट आ रही है, लेकिन स्पाइरल के लिए वो बढ़ती जा रही है। तो हेलिक्स के लिए मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा आर के बढ़ने की वजह से। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जैसे पहले ऑप्शन को आप देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, रॉन्ग, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इस वजह से। सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन में आपको कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपका सेकंड वाले केस में बदल रहा है। तो यहां पे दोनों ही केसेस में जो नेट एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन है, एंड दैट इज v स्क्वायर बाय r। तो क्योंकि हेलिक्स में r चेंज नहीं हो रहा है तो हेलिक्स में वो रहेगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और यहां r बढ़ रहा है तो वो कम होते जाएगा, इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और अब हम फाइनली अपना जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे और देखेंगे कि क्या से क्या इसमें दिया गया है और क्या क्या चीजें पूछी गई है। यहां आपसे कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इज गिवन अ वेलोसिटी v0 ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन। तो एक एक चीज को जो है आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि क्या क्या दिया गया है। पहली बात, स्मूथ प्लेन है, एक ब्लॉक है, रस्सी से उसे बांधा गया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो रखा हुआ है। मतलब कहानी कुछ इस टाइप की है। अगर आप देखेंगे तो ये हो गई रस्सी, ये हो गया अपना ब्लॉक, और ये रस्सी यहां से बंधी हुई है, और हमने क्या कर दिया, हमने यहां इसे कुछ वेलोसिटी दे दी v0। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इसको ऐसी वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा। ये जो है ऐसा 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 करके ये सर्कल में घूमने लगेगा, और सर्कल में घूमने लगेगा तो आपसे पूछा गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होगी, और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा। अब सबसे पहली बात, वही एनएलएम की बात हम करेंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो आप बोलेंगे सर जी देखो नीचे लग रहा है एक एमजी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमजी जो है नीचे लग रहा है, नॉर्मल जो है ऐसा ऊपर की ओर लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, ये टॉप व्यू है। और अगर आप अभी देखेंगे तो इस सरफेस के ऊपर इसका कांटेक्ट है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तो ये फोर्स और एक टेंशन, टेंशन जो है कुछ ऐसा अंदर की तरफ लगेगा। अब आपको साफ साफ समझ में आता है कि यहां सर्कल तो हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज देखो, सर्कल के क्वेश्चंस करने तो हमेशा एक ध्यान रखो चीज, एक रेडियल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। बस हमेशा ये कोशिश करो कि रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्या कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई है, ठीक है। ऐसे ही रेडियल, मतलब रेडियल और टेंजेंशियल दोनों में ही आपको ये चीज देखनी है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन की, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका ये स्ट्रिंग आ रहा है, तो टेंशन का कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री है। फ्रिक्शन है ही नहीं तो उसकी बात बनती ही नहीं। कुल मिला के यहां पे 3 फोर्सेस थे, जिसमें से mg और नॉर्मल तो वर्टिकली डाउन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनका भी कोई कंपोनेंट इधर नहीं आ सकता। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। तो आप यहां पे सीधे सीधे कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं क्योंकि देयर इज नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इंप्लाइज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। और आप कह सकते हो क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा 0, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन। और आप कह सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इससे आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हो कि आपकी जो स्पीड रहेगी वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो आप ये भी कह सकते हो कि ओमेगा जो है वो भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, है कि नहीं। मतलब ये मोशन जो है आपका वो कैसा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रेडियल डायरेक्शन। जब आप रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और कोई फोर्स है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम तो यही लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो टेंशन इज द ओनली फोर्स, और एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्वियसली रेडियल होगा, जो कितना होगा
v स्क्वायर बाय एल, एल इसकी रेडियस हो जाएगी और v जो है वो चेंज हो नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा रेडियली इनवर्स मिलेगा, कितना, v नॉट स्क्वायर बाय एल, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बात खत्म। मैं जानता हूं कई लोग जो है यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बातें कर रहे होंगे, तो प्लीज अभी तक हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं करी है, तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इन्वॉल्व मत करो सर जी, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम उसी से सवाल करते हैं। तो यार अब देखो तुम्हारी मर्जी है, एक बार को कहूंगा कि उस कंसेप्ट को भूल के आप इसको ध्यान दें, नहीं तो फिर क्या होगा ना, चीजें मिक्स होंगी और आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। यही एक नुकसान होता है थोड़ा सा अलग अलग टीचर्स से पढ़ने का, है ना, क्योंकि हर टीचर की अपनी एक अप्रोच होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार दो चीजें एक साथ मिक्स कर देते हो और फिर आप चीजों को समझ नहीं पाते हो। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेंट्रीफ्यूगल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर मैं आपको बिना सेंट्रीफ्यूगल के भी चीजों को समझने का जो एक मतलब तरीका है वो मैं बताना चाह रहा हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ था। तो भाई साहब अपने पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है 0, रेडियल एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड अपने पास हमेशा यही रहेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग ये अपने पास इतनी आ जाएगी हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है आपका चेंज हो ही नहीं रहा है इन मैग्नीट्यूड। टाइम पीरियड की बात आप करेंगे तो टाइम पीरियड आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 2 पाई एल बाय वी नॉट, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। इवन यू कैन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा आ जाएगा वी नॉट बाय एल। बड़े आसानी से जो है आप यहां पर चीजों को लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना पहला सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल जो है अपने को कह रहा है कि भाई यहां पर अ ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड विद द स्ट्रिंग, अगेन वही सेम बात, ऑफ लेंथ l इज गिवन अ वेलोसिटी v नॉट, लेकिन इस बार ये ट्रैक जो है वो रफ ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल है, ओके, हैविंग म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेंशन इन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम इन विच इट विल कम्स टू रेस्ट। तो आपको ये तीनों चीजें बतानी है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा होगा। तो बात बड़ी ही सिंपल सी है कि ऑब्वियसली वो सर्कल में तो मूव करना ही है, उसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि भाई साहब ये सर्कल में मूव ही नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली ये सर्कल में जो है वो मूव करेगा, ठीक है। पाथ में थोड़ा सा डॉटेड बनाता हूं, तो ये सर्कल में मूव करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां कह रहा हूं कि मान लीजिए ये ब्लॉक अभी कुछ यहां था, आपने इसको वेलोसिटी दी v नॉट, क्या क्या इसका एसपीडी होगा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली एक टेंशन लग रही होगी, ऑब्वियसली mg जो है वो नीचे लग रहा होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल भी जो है वो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इस बार रफ ट्रैक होने की वजह से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्लाइड करेगा, इस पे ये स्लाइड करेगा, इसलिए यहां का जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसा आएगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, mg। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा म्यू mg, ये आपके पास म्यू mg आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ क्या है ना, एक तो मेरा चश्मा टूटा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा मेरे को देखना था, फोकस सही तो आ रहा है, क्योंकि मेरे को ब्लर दिख रहा था उधर, ठीक है, मुझे लगा कि म्यू mg विजिबल ही नहीं हो तुम्हें। खैर, तो ये अपने पास जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखिए कितने फोर्स लग रहे, तुम कहोगे सर 1 2 3 4, नॉर्मल और mg का कोई लेना देना नहीं है रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल फोर्स आ चुका है, इस डायरेक्शन में एक रेडियल फोर्स आ चुका है। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी को ये फोर्स क्या कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये स्पीड को कम कर रहा होगा। तो टाइम के साथ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, टाइम के साथ जो है इधर आपकी ये जो वेलोसिटी है वो कम होते जाएगी। टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। क्यों? अच्छा, तो ये v नॉट नहीं रहेगी, फिर वो कुछ v हो गई है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल फोर्स, जो कि है आपका म्यू mg। क्योंकि इस बार टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी भी बदल रही है, तो सारी चीजें बदलेंगी। तो अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ टेंजेंशियल अपॉन एम। एफ टेंजेंशियल आपका है म्यू एम जी और ये एम, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज म्यू जी। जब तक ये चलता रहेगा तब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता रहेगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है, क्या कांस्टेंट है? यस, इन मैग्नीट्यूड इट इज कांस्टेंट। तो मैंने कहा यार इसको आप लिख सकते हो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये आ जाएगा आपके पास म्यू जी, लेकिन एक मैं माइनस साइन लगाऊंगा। क्यों? ये चलो अभी मैं हालांकि इसको ऐसे लिख देता हूं। ए टेंजेंशियल आपका क्या होता है? dv बाई dt। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपका ए टेंजेंशियल कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो ये आएगा बाहर और ये आ जाएगा आपका dv। टी की वैल्यू जीरो से, टी की वैल्यू जीरो पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको मैंने कहा u, इसी टाइम टी पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको मैंने कहा v, तो ये आ जाएगा आपका v माइनस यू। ए टी आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर कॉमन है ही, और ये आपका t आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, हालांकि इक्वेशन ऑफ मोशन ये नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए और ना ही बदलना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। यहां पर पहली बात तो ये नेट एक्सेलरेशन है नहीं, ये आपका एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है और इसकी भी डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि पाथ के अलोंग आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी हो, अलोंग द पाथ आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए हो। तो ए टेंजेंशियल, ये जो इक्वेशन आ रही है, इसी इक्वेशन से आप जब आगे बात करेंगे तो आपको देखो पहली इक्वेशन ये तो मिल ही जाएगी। ध्यान से सुनना पूरी बात। तो मैं इसको यहां बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां इसको एज अ थियरी ले लेता हूं। ये आपको पहली इक्वेशन तो मिल ही जाएगी और इसी के बाद आपको ऐसा भी कुछ मिल जाएगा कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, लेकिन दिखने में बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है? बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है किसके लिए? वो होता है वैलिड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। यहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो भी एक कंपोनेंट, डायरेक्शन यहां बदल रही है। तो ये कुछ ऐसी बात है कि आपका अगर मोशन कैसा होगा, मोशन आपका किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग है। मैं नहीं कह रहा कि यार आपका एक सर्कल पे चल रहा है, हो सकता है कि किसी कर्व्ड पाथ पे चल रहा हो, ऐसा अजीबोगरीब जा रहा हो। आते हैं उस सवाल पर भी, इस सवाल पर भी मैं आऊंगा। अभी एक बार आप इस पे आ जाओ, जनरल बात कर लेते हैं कि अगर वो किसी कर्व्ड पाथ पे भी चल रहा है, ठीक है, और चलते चलते क्या होता है कि इसका मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, या तो वेलोसिटी स्पीड को सपोर्ट करता हुआ होगा या अपोज करता हुआ होगा। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो ये कहानी बनेगी। ये क्या है? एस क्या है? तो यार ये एस है ना ही डिस्टेंस है और ना ही ये डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? कि मान लो आप अगर अभी ऐसा चल रहे हो तो यहां से यहां ये पाथ के अलोंग आपका जो है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई टर्म तो होता नहीं डिस्प्लेसमेंट अलोंग पाथ लेंथ। आप इस बात को समझो, ये कैसे निकलेगा आपका? जब आप v को लिखोगे ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds 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 ds। जब आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपको डिस्टेंस दे देगा। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? डिस्टेंस व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, नहीं बोलूंगा मैं, मूविंग along the path, when moving along the path without coming back, है ना? थोड़ा सा इंग्लिश की ऐसी की तीन तैसी हो गई है यहां। मतलब अगर ये बस एक तरफ से दूसरी तरफ जाए जा रहा है, पीछे वापस नहीं आ रहा, विदाउट मूविंग बैकवर्ड्स, है ना, ऐसा लिख सकते हो, विदाउट मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे नहीं आ रहा है, बस वो एक ही तरफ जाए जा रहा है, तो ये आपको डिस्टेंस देगा। इस बात को समझो, ये डिस्टेंस देगा। क्यों देगा ये डिस्टेंस? क्योंकि आप ds 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 इंटीग्रेट करते हुए चल रहे हो तो ये डिस्टेंस देगा। लेकिन एक ऐसा केस अज्यूम करो
देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये भले ही पाथ ऐसा ऐसा करते हुए जा रहा हो, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट केस इन विच यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और आपकी वेलोसिटी होती थी कुछ v और ये होता था आपका एक्सेलरेशन। पाथ के अलोंग मैंने कहा ना कई बार, जैसे एनएलएम में हमने स्ट्रिंग के अलोंग एनएलएम लगाया है, तो ऐसे ही समझ लो ये पाथ के अलोंग हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। तो ये आपको जैसे स्ट्रेट लाइन में ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाने में काम करता था, तो ये पाथ के अलोंग बात हो रही है। तो ये एस जो होगा ना वो एक्चुअली में आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, कि पाथ के अलोंग वाली लेंथ देगा वो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस देगा। तो ये आपको देगा डिस्टेंस। लेकिन आप जानते हो कि जब आपका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हुआ करता था कि वेलोसिटी है कुछ इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चलता था चलता था चलता था चलता था, कहीं जाके रुकता था और वापस पीछे आता था। मतलब अगर ये 10 चल गया और 2 इधर आ गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट जो एस आता था आपका आता था 8। तो यहां भी समझो, इधर भी ऐसा हो सकता है कि जब वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, ये चलेगा 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 चलेगा, रुकेगा और रुक के वापस थोड़ा सा पीछे आया मान लो, तो इसने 10 इधर चला और 2 इधर चला, तो ये 8 आ जाएगा, 8। तो आप जानते हो कि s 10 ऐसा चल के और 2 इधर चला, तो डिस्टेंस तो क्या बोला जाएगा 12, लेकिन ये चला s की वैल्यू क्या आएगी यहां से 8। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द पाथ। तो जैसा पाथ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, ये s जो होगा ना वो डिस्टेंस तो ऐसे होगा, बाकी अगर वो पीछे मुड़ गया है तो वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग पाथ हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, तो आप बेझिझक ये इक्वेशन लगाएं, बस ध्यान रहे s इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, s इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं और ना ही ये डिस्टेंस है। हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तब डिस्टेंस कह सकते हैं। तो अब इस सवाल की अगर बात की जाए तो इस सवाल में देखो क्या हो रहा है, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो क्या मैं स्पीड बता सकता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। मैं कह सकता हूं सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो कितना आ रहा है म्यू जी, क्योंकि फोर्स अपॉन मास। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो आ जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट और ए टेंजेंशियल है माइनस का म्यू जी। अब तुम बोलोगे माइनस कैसे ले लिया सर? कुछ नहीं यार, बस अलोंग द पाथ आपको देखना है, वेलोसिटी को ये एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है। ऐसा मत कहना सर अभी तो ये माइनस जे कैप में अभी इधर है फिर इधर है तो ये आई कैप जे कैप क्यों नहीं ले रहे। मैं अलोंग द पाथ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। मतलब तुम ऐसा सोचो कि ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन होती जिसमें ये ऐसा चल रहा होता, तो ये इधर जाता और एक्सेलरेशन उसको अपोज करता, तो आपके पास कुछ ये कहानी इधर आती। तो ये आपके पास जो है वो पहली इक्वेशन यहां से मिल गई इन टर्म्स ऑफ v। v अगर आपको मिल गया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपका अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो म्यू जी आएगा। रेडियल एक्सेलरेशन की अगर आप बात करोगे तो वो v स्क्वायर बाय r आएगा, और r कितना है अपना l, और v कितना निकला, v निकल रहा है v नॉट माइनस म्यू जी टी का स्क्वायर बाय l। तो ये v निकाला मैंने, v यहां रख देंगे, रेडियल एक्सेलरेशन। बोल रहा टेंशन इन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स, एक टेंशन लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इट इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा वही नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप तो बस ये ध्यान रखो कि कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन टेंजेंट के अलोंग है, mg नॉर्मल वर्टिकल है, तो टेंशन इज द ओनली फोर्स। इस रेडियल डायरेक्शन को, रेडियल इनवर्स डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोलता हूं, तो टेंशन पॉजिटिव, और ये ए रेडियल भी कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन विच इज एक्चुअली v नॉट माइनस म्यू जी टी का स्क्वायर बाय एल। तो ये आपके पास जो है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आ जाएगा टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
फिर अगर हम बात करें टाइम इन विच इट विल कम्स टू रेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप v की वैल्यू 0 डाल दो, तो कितने टाइम में 0 हो जाएगा वेलोसिटी, आपको साफ साफ दिख रहा है टाइम जिसमें वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो आ रहा है v0 बाय म्यू जी। आपसे पूछे कितना डिस्टेंस ये चल लेगा, अब ये वापस तो पीछे मुड़ेगा नहीं, अगर ये चल रहा है तो कितना डिस्टेंस चल लेगा, तो आप लगा दो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, या फिर वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, बस वहां पे माइनस में जब a की वैल्यू डालोगे ना तो वो माइनस का म्यू जी डालना, क्योंकि ये मोशन को अपोज कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो भी आप बता सकते हो, टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली, क्योंकि वो पाथ लेंथ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट बता रहा है अपना ये s, है ना, तो डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज वी टी माइनस हाफ ए टी टी स्क्वायर, तो फाइनली तो क्या हो जाएगा वो 0, और ये आ जाएगा हाफ माइनस का म्यू जी और टी स्क्वायर, तो टी कितना है, टी है अपने पास वी नॉट माइनस म्यू जी, तो वी नॉट बाय म्यू जी, सॉरी उसका स्क्वायर, तो यहां से आप कुछ सॉल्व करके रिजल्ट लिख पाएंगे, जो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि चाहे कैसा भी पाथ हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां बताई है, कैसा भी पाथ हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये लगा सकते हैं। और मैं एक और चीज पे आता हूं, इधर से ही बात कर ही लेता हूं, वैसे ये बात ऑलरेडी कर रखी है लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं, कि हम कह रहे हैं कि भाई अगर किसी सर्कल में कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, ये u और ये at अगर आपका कांस्टेंट है तो हम कह रहे हैं कि भाई इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएंगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए टी और s। अब मैं कह रहा हूं यार इसी इक्वेशन को जरा एक बार r से डिवाइड करके देखो, पहली जो इक्वेशन, ये r और ये r, इधर भी r, इधर भी r और इधर भी r, इधर r स्क्वायर, इधर r स्क्वायर और इधर r और ये r, जरा देखो इक्वेशन क्या बन रही है। पहली बात, आप जानते हो at किसके इक्वल आता है, वो अल्फा r के इक्वल आता है, v किसके इक्वल आता है, ओमेगा r के इक्वल आता है, ठीक है। और अगर आपका at कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो at का कांस्टेंट होना वो इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि अल्फा कांस्टेंट है। और कल मैंने बात करी थी कि जिस तरीके से अल्फा अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो आप v बाय आर इसको बोलेंगे फाइनल ओमेगा, u बाय आर ये आ जाएगा आपका इनिशियल ओमेगा, ए टी बाय आर ये आ जाएगा आपका अल्फा, तो ये मैंने बताया था आपको इन द पिछली क्लास, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास आ जाएगा कितना, u बाय आर ये ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही यहां से ये आ जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब अगर कांस्टेंट स्पीड आप कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है तो आप इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस ही लगाते फिर सर्कल में, आप अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपको कह रहा है कि भाई एक कार है, अ कार ऑफ मास m मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v0, स्पीड इसकी v0 है और एक सर्कुलर ट्रैक पे ये मूव कर रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार एंड रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द मोशन टू बी पॉसिबल। तो आपसे यहां पे कह रहा है कि भाई ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और यहां पर एक कार जो है वो इधर कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये कार जो है कुछ इस तरीके से जा रही है इधर, ठीक है ना, कितने स्पीड से जा रही है, v0 के स्पीड से जा रही है। तो इस कार का कुछ ना कुछ रेडियस दे रखा है सर्कुलर ट्रैक का, वो दे रखा है r, तो रेडियस इसका दे रखा है r। अब मैं आपको बहुत बार ये बता चुका हूं कि जब भी कार मूव हो रही है तो उसके पहिए जो है
वो जमीन पे स्किड नहीं कर रहे हैं, पहिए जो है उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है जमीन पे, है ना। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर ये एक सरफेस है और ये देखो मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ जैसे जैसे आगे जा रहा है तो अभी ये उंगली कांटेक्ट में है, 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 तो मेरा हाथ आगे जा रहा है लेकिन मेरी उंगलियां स्लिप नहीं कर रही हैं इस पे। तो व्हील में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई, व्हील जब रोटेट कर रहा है तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आपका क्या हो रहा है, वो बदल रहा है ना, स्किड नहीं कर रहा है। इतनी बात अपने को क्लियर हो गई कि यहां पर व्हील जो है वो स्किड नहीं कर रहा है। अब व्हील अगर स्किड नहीं करेगा तो यहां फ्रिक्शन जो अगर लग रहा होगा वो लग रहा होगा स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो लगता है किस हिसाब से, एनएलएम के हिसाब से, जहां रिक्वायरमेंट है वहां लगेगा, है ना, जहां रिक्वायरमेंट है वहां लगेगा। तो अब ध्यान से देखते हैं कहां कहां रिक्वायरमेंट है, कहां कहां नहीं। कांस्टेंट स्पीड कह दिया गया है तो साफ साफ मुझे समझ में आ गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो वो 0 ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं तो फोर्स नहीं। हालांकि तुम कह सकते हो सर हो सकता है 2 फोर्स लग रहे हो जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन आप इस बात को समझे कि नेट फोर्स 0 होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। अच्छा, ये जो है वो ऐसा घूम रही है तो इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा ना, सर्कल इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द इक्वेशन इन रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। बस अगर तुम ये बात समझ गए तो तुमने सर्कुलर मोशन की नब्ज पकड़ ली। कहते हैं ना कि इसकी वो है जो दुखती रग मेरे हाथ में आ गई, अब जैसे चाहो इसको वैसे नचाओ, है ना। मूवीज में डायलॉग होता है ना कि विलन कहता है कि अब इस हीरो की दुखती रग मेरे हाथ में आ गई है, अब देखो ये कैसे मेरे इशारों पे नाचेगा। तो सर्कुलर मोशन में भी यही काम है कि इसकी एक तरीके से जो दुखती रग है या नब्ज जो है वो क्या है, वो क्या है, वो है ये रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसको अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है मामला कि भाई मेरे को हमेशा बस यही करना है, तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बाकी भी और चीजें हैं लेकिन एक शुरुआत आप सही डायरेक्शन में कर लोगे, बात बस इतनी सी। तो मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन के बारे में बात करी तो एक्सेलरेशन 0। रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो भाई साहब क्योंकि मुझे स्पीड दी गई है तो बिल्कुल मेरे को एक्सेलरेशन भी पता है। अब बताओ जब एक्सेलरेशन पता है तो क्या तकलीफ है, और अगर एक्सेलरेशन पता है तो एनएलएम आपको ये कहेगा कि भाई साहब अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। कोई तो लगाएगा, किसी ना किसी ने तो लगाया होगा। अब देखते हैं कौन हो सकता है वो। तो यार क्या क्या फोर्स लग सकते हैं, वही बात, mg जो है वो तो ऐसा नीचे लगेगा, नॉर्मल जो है वो ऐसा ऊपर लगेगा, बाहर से कोई इसको धक्का दे नहीं रहा। तो अब बची कौन, रोड। रोड से फ्रिक्शन लग सकता है जो सरफेस के पैरेलल लगेगा। सरफेस के पैरेलल लगेगा तो कहा जा रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आना चाहिए, तो फ्रिक्शन ना इधर आना चाहिए, ना इधर आना चाहिए, ना इधर आना चाहिए, ना ऐसा पीछे आना चाहिए। कोई बोले सर ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन पीछे आएगा, इसका मतलब यही है जिसको लग रहा है फ्रिक्शन पीछे आएगा उसने मेरे पिछले लेक्चर अटेंड ही नहीं किए हैं, है ना। तो भाई फ्रिक्शन यहां पर पीछे नहीं आएगा क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। साफ साफ दिख रहा है इधर कोई फोर्स होना ही नहीं चाहिए, तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकता, तो बचती है सिर्फ और सिर्फ यही डायरेक्शन। तो ये एक्चुअली आपका फ्रिक्शन ही है, समझ रहे हो आप बात, आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बिना इसके, और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि अगर ये रोड चिकनी होगी तो ये स्लिप कर जाएगा, सर्कल पे टर्न ही नहीं कर पाएगा। तो अब म्यू एन नहीं लगाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, पता लगे म्यू एन लगाते फिरो। स्टैटिक फ्रिक्शन में कभी भी म्यू एन नहीं लगाते, एनएलएम लगाते। तो रेडियल डायरेक्शन में मैं एनएलएम लिख रहा हूं, रेडियल डायरेक्शन में एनएलएम की इक्वेशन क्या है, वो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक अकेला फोर्स है जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियल डायरेक्शन अंदर आती हुई इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि है mv0² r। तो सीधी सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन आपके पास कितना आ रहा है, mv0² r के इक्वल आ रहा है। अब आपको कह रहा है कि यार ये मोशन होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो आप जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहती है या तो वो म्यू एन के इक्वल रहेगी या उससे कम रहेगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास आ रहा है कितना,
एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, और म्यू एन कितना आ जाएगा एम जी, एम से एम कट रहा है और यहां से आपको दिख रहा है कि जो म्यू की वैल्यू है वो या तो किसके इक्वल हो, वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी, इससे बड़ी हो या इसके इक्वल हो। अगर ऐसा है तो ये मोशन पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना एक्सेलरेशन चाहिए उसके लिए एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए होगा, वो फोर्स लग ही नहीं पाएगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे कम हो जाएगा। तो या तो इसके इक्वल या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो हर एक बात। अगला सवाल कह रहा है नाउ आरसी कार मतलब रिमोट कंट्रोल कार है ऑफ मास 4 kg, ठीक है भाई, मास इसका दे दिया है 4 kg, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से चलने लगी और सर्कुलर ट्रैक पे चलने लगी जिसका रेडियस भी अपने को दिया गया है कुछ 2 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर, ए टेंजेंशियल है ना, कांस्टेंट ए टी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी कह दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इफ म्यू इज 0.6 फाइंड द टाइम एट विच इट विल स्लिप या इट विल स्टार्ट स्लिपिंग, कि कब वो सर्कुलर ट्रैक पे टिक नहीं पाएगा। टिक कब नहीं पाएगा? जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ जा रही है वो जितना लग सकता है उससे ज्यादा आ जाए तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो देखते हैं यहां पर क्या कहानी बन रही है। सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर ट्रैक है और ये अपनी जो है मान लो आरसी कार जो भी थी हमारी, ठीक है, ये हमारी रिमोट कंट्रोल कार जो थी, ठीक है, और ये जो है कुछ इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा है इसने, किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी हमने कह दी वो v हो गई और इसकी रेडियस भी जो है वो अपने को दी हुई है कितनी, कुछ r। अब ध्यान से सुनना कहानी, mg वापस से नीचे की तरफ लगेगा, टॉप व्यू है ये, नॉर्मल जो है वो ऐसा अंदर लगेगा। एक क्रॉस का मतलब समझते हो ना, क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ वेक्टर, डॉट मतलब बाहर जाता हुआ वेक्टर, पता लगेगा यूं कोई हवा ही नहीं हो, ये क्रॉस और डॉट क्या बना रहा है ये, है ना, तो ये अंदर जाता हुआ वेक्टर, क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो तो mg ऐसा अंदर जाते हुए लगेगा, नॉर्मल ऊपर जाते हुए लगेगा। और क्या हो रहा है, और भाई साहब आपको बताया गया है कि इधर एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन पे वो दिया गया है आपको, ठीक है, और एक आपका रेडियल एक्सेलरेशन है, वो तो होगा ही होगा, वो आप निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। v निकालना बड़ा आसान है, अगर at आपको पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से आप v निकाल सकते हैं। अब जरा सोच के देखो, वही दुखती रग जो है सर्कुलर मोशन की, या नब्ज जो है, नब्ज पकड़ी हुई है हमने, रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन निकला, एक्सेलरेशन निकला, तो अब मैं बता सकता हूं कि जी हां यहां बिल्कुल एक टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए, एक रेडियल फोर्स भी होना चाहिए, और ये दोनों सरफेस के पैरेलल हैं। अगेन कार के पहिए स्लिप नहीं कर रहे हैं, जब तक वो चल रही है स्लिप नहीं कर रहे हैं, और स्लिप नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा होगा भाई साहब, वो स्टैटिक होगा। तो आपको ये समझना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, समझ रहे हो बात, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसके यहां दो कंपोनेंट्स होंगे, तो नेट जो फ्रिक्शन आएगा वो आपको समझना होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, दिस इज द नेट फ्रिक्शन, जिसमें से इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक रेडियल कंपोनेंट है। तो मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट और स्टैटिक फ्रिक्शन का रेडियल कंपोनेंट। आई बात समझ में? अब सुनो, मैं कह रहा हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं, वैल्यू तुम लोग डालते रहना, मैं वेरिएबल्स के टर्म्स में ही जो है रिजल्ट लिख रहा हूं, वैल्यू तुम लोग पटकते रहना। इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, बाकी और कोई हो ही नहीं सकता भाई, बाहर से कोई धक्का नहीं लग रहा, सरफेस से सरफेस के अलोंग तो फ्रिक्शन ही लग सकता है, तो फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट आएगा और ये आएगा आपका एफ स्टैटिक का टेंजेंशियल कंपोनेंट। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा आपका ए टेंजेंशियल। वैल्यू पटकते रहना, एम की वैल्यू 4, एटी की वैल्यू 5, तो 20 न्यूटन का जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, ठीक है। बाकी आप लिखने में लिख सकते हैं कि भाई साहब 20 न्यूटन,
स्टैटिक फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, रेडियल डायरेक्शन की। रेडियल डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे ये फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है, इट इज द ओनली फोर्स। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का रेडियल कंपोनेंट, दिस इज द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और v आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी टी, जो कि आ जाएगा आपके पास u क्योंकि आपका जीरो है, v की वैल्यू ATT आ जाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रेडियल कंपोनेंट जो आ रहा है वो आ जा रहा है मास A टेंजेंशियल इंटू टी का स्क्वायर बाय आर। तो ये आपके पास सेकंड जो है इक्वेशन आ जाएगी, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का रेडियल कंपोनेंट निकल जाएगा। और अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये 4 kg था ना, 4 kg। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था अपने पास 5, टाइम हो चुका है कुछ t, ठीक है, इसका स्क्वायर और बाय रेडियस कितनी है 2, तो ये अपने पास जो है वो आ जाएगा 50 t स्क्वायर। इतना न्यूटन जो है अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसका रेडियल कंपोनेंट फ्रिक्शन का। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। भाई सिंपल सी बात है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास जो नेट फ्रिक्शन आएगा, नेट फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर और रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 20 का स्क्वायर, सॉरी वो कितना है 50, तो 50 टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 जो है वो बाहर ले सकते हैं, अंदर जो है आपके पास बचेगा कितना, बचेगा 25 टी की पावर 4 प्लस 4। ये आपके पास नेट फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कब तक ये रिमोट कंट्रोल कार जो है वो चलती रहेगी इस ट्रैक पे, जब तक कि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो जाती। और स्लिपिंग कब हो जाएगी, तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। क्या होती है लिमिट, फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन से इक्वल या उससे कम ही होगा। तो एट द टाइम ऑफ स्लिपिंग, एट द टाइम ऑफ स्लिपिंग, स्लिप होते वक्त, मतलब जस्ट बिफोर स्लिपिंग आप कह सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो जस्ट बिफोर स्लिपिंग या ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। जस्ट बिफोर स्लिपिंग हम क्या कहेंगे, जस्ट बिफोर स्लिपिंग फ्रिक्शन जो आपका होगा वो ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू म्यू इंटू एन के इक्वल होगी। तो आप यहां से कह सकते हो कि म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ऑफ 25 टी की पावर 4 प्लस 4 का स्क्वायर, नहीं 4 ही आएगा ये, और यहां से हम क्या कह देंगे, अरे टी की पावर 4 ही आएगा ना, वहां ऑलरेडी स्क्वायर, बाकी कहीं गड़बड़ तो नहीं, 50 ही आएगा। तो यहां से 50 में 10 निकलेगा, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं अभी यहां पे कि म्यू की वैल्यू, तो म्यू कितना है अपने पास 0.6, म्यू है अपना 0.6, ये कितना है अपना एम जी, एम कितना है भाई 4, जी कितना है 10, एम जी रखा मैंने, ये अपने पास है 10, ये कितना है अपना 25 और ये टी की पावर 4 और ये 4, तो ये 10 से 10 कट गया, इधर से अपने पास आएगा 2.4। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कितना 2.4, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25 टी की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये 25 टी की पावर, मतलब सॉल्व कर लोगे ना अभी, टी की पावर 4 इसको उधर ले जाओ, फिर जो है 1/4 करके कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा अजीबो गरीब। तो कुल मिला के आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि दिस विल बी योर आंसर। यहां से जो है आपका टाइम मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा अजीबो गरीब मिलेगा लेकिन मिलेगा ये। इस तरीके से जो है आप यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन या सॉरी एनएलएम की इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन जो है आप इस तरीके से लगाएंगे। चलिए इसको देखते हैं अगले सवाल को क्या बोल रहा है। अ बाइकर इज राइडिंग बाइक इन अ डेथ वेल, है ना, वो मौत का कुआं होता है ना, मौत का कुआं है ना, शायद डेथ वेल ही बोलते हैं उसको।
तो मौत के कुएं में वो गाड़ी चला रहा है, एक बाइकर, एक राइडर है, बाइक चला रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से चला रहा है, एज शोन इन फिगर। तो फिगर भाई साहब मैं बना देता हूं, ये अपना मौत का कुआं है, और ये जो है बाइक यहां पे चला रहा है भाई साहब, ये उस बाइक का आ गया टायर, ये आ गया वो मडगार्ड, ये आ गई हेडलाइट, ये आ गए हैंडल, और ये वो बंदा बैठा है इधर मस्त। ओके, तो ये बाइक इधर से ऐसा चला रहा है। अब ये जब बाइक चला रहा है इधर, तो आपको कह रहा है कि भाई साहब ये बाइक जो है ना वो कैसे चल रही है, वो कुछ ये वी नॉट स्पीड से चला रहा है, और रेडियस आपको दे रखी है कुछ आर। तो आपसे पूछा है फाइंड द रिक्वायर्ड म्यू, फाइंड द रिक्वायर्ड म्यू। तो बाइक का मास आपको दिया गया है m, ठीक है, वी नॉट स्पीड से वो चल रहा है। अब देखो हो क्या रहा होगा भाई, बाइक अगर ऐसे घूमे जा रही है, पहली बात ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रही है क्या? हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। तो आप एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्या? कि सबसे पहली बात, नीचे की तरफ आपका लग रहा है mg, ठीक है, और क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो एक एक्सेलरेशन आना चाहिए अंदर की तरफ, तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए एक फोर्स भी आना चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली ये वाली दीवार इधर से नॉर्मल लगाएगी, क्योंकि वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। इसको स्यूडो से और अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगल से और अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आगे बात कर भी दूंगा। लेकिन अभी आप समझो कि एक नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा। क्यों? क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो उस एक्सेलरेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक फोर्स यहां पे होना ही चाहिए, लगना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये फोर्स जैसे ही लग रहा है इधर, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि नॉर्मल आ गया है इस दोनों सरफेस के बीच में, तो ये mg इसको स्लिप करता हुआ नीचे लाना चाहता है, लेकिन ये स्लिप तो कर नहीं रहा। तो mg अगर स्लिप नहीं कर रहा है, इसको स्लिप नहीं करवा पा रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लगेगा। अब तुम कहोगे सर आपको ये कैसे पता ये फ्रिक्शन है? पहली बात, सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो सर आपको कैसे पता कि ये स्टैटिक है? क्योंकि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। सर लेकिन आपको ये कैसे पता कि ये नेट फ्रिक्शन फोर्स है? मैंने कहा मतलब सर किसी और डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लग सकता है। तो मैंने कहा बात कर लेते हैं ना, आप खुद सोचो। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान से सुनना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वेलोसिटी अभी ऐसे बाहर है, इस डायरेक्शन में कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग नहीं आना चाहिए, तो फ्रिक्शन यहां नहीं आना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में भी नहीं आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? फ्रिक्शन मान लो किसी और डायरेक्शन में आ रहा होगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो आपका फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ mg को ही बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं अभी, लेकिन अगर ये अपनी बाइक को स्पीड अप कर रहा होता, अगर ये अपनी बाइक को स्पीड अप कर रहा होता, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर भी आ रहा होता, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आ रहा होता, तो इधर फोर्स जो लग सकता है सरफेस के अलोंग, ये सरफेस ऐसी है ना भाई साहब, ऐसी है सरफेस, ये टायर है, तो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता और एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करता। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। खैर यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ mg को बैलेंस किया जा रहा है। तो आप सीधे सीधे यहां से क्या कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली बैलेंसिंग व्हाट? इट इज बैलेंसिंग mg। सही बात। दूसरा, नॉर्मल विच इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन विच इज v नॉट स्क्वायर बाय r। ये आपके पास यहां पे कुछ चीजें हैं। अब आप ये जानते हैं कि आपको पूछा जा रहा है कि भाई साहब म्यू कितना होना चाहिए इस मोशन के लिए, तो फ्रिक्शन आपका जो है वो म्यू एन से हमेशा छोटा या उसके इक्वल रहेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास इधर mg के इक्वल आ रहा है। देखो अभी तक जितने भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज है मैंने एनएलएम से निकाली है, मैंने म्यू एन से नहीं निकाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एफ की वैल्यू मैंने डाल दी mg जो एनएलएम से, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो mg, और यहां आपके पास आ रहा है m v नॉट का स्क्वायर बाय r। m से
m कैंसिल, और आपसे यहां पूछा जा रहा था कि म्यू कितना होगा, तो म्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी बाय वी नॉट का स्क्वायर। म्यू की जो वैल्यू है, सॉरी, म्यू की जो वैल्यू है वो आ रही है आपके पास आर जी बाय वी नॉट का स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास क्या, म्यू की वैल्यू, बस यही पूछी थी। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे जो अब सवाल पूछा जा रहा है ये काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सुनो। यहां आपसे कह रहा है, इस सवाल को मैं सेंटर ऑफ मास भी पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। यहां थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन ये तरीका अपने आप में एक मेथड है जो आपको ध्यान रखना है कि देखो इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। तो क्या दिया गया है आपको, बोला गया एक यूनिफॉर्म चेन है, स्ट्रिंग रस्सी मान लो, इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल लूप ऑफ मास m विथ लेंथ l रोटेट्स एट अ रेट ऑफ इतना। तो आपको यहां पे क्या कह रहा है, ये एक चेन है, इधर चेन ऐसी, आपने कभी देखा होगा कि मान लो एक चेन है, उसको ऐसा घुमा दोगे तो सर्कल बना लेगी अपने आप, सर्कल शेप में हो जाएगा वो। किसी भी चीज को ऐसा घुमा दो, चेन अगर वो है तो ऐसा सर्कल शेप बना लेगी। अब वो सर्कुलर शेप अगर उसने बना लिया है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन आ रही होगी, है ना। अब टेंशन आ रही होगी, तो ये टेंशन क्यों आई, ये सेंट्रीफ्यूगल से और अच्छे से समझाया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल से फीलिंग और ज्यादा आ जाती है सर्कुलर मोशन की, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले बिना सेंट्रीफ्यूगल के चीजों को समझना सीखें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये चेन जो है कुछ इस तरीके से घूम रही थी, मैं बोला ठीक है सर, हाँ घूम। अब इस चेन का जो मास है वो आपको दिया गया है m, और इसकी लेंथ जो है वो दी गई है l। एक बार मैं टाइम देख लूं, 1 घंटा। तो इस चेन का जो मास है वो आपको दिया गया है m, और इसकी लेंथ जो है वो दी गई है कितनी, l, और इसको कुछ ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमा दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इस चेन में कितनी टेंशन आएगी। अब टेंशन को निकालना है, एफबीडी में देखना है, तो टेंशन आपको एज ए एक्सटर्नल फोर्स दिखना चाहिए। अब यहां पे यार पूरी अगर आपने चेन उठा ली तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, चेन का एक हिस्सा आपको उठाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, यहां मैंने क्या किया, मैंने चेन का एक छोटा सा हिस्सा उठाया। तुम बोलोगे सर ये छोटा तो दिख नहीं रहा जो आप बना रहे हो, नहीं यार, तुम लोगों को साफ दिखे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा बना रहा हूं ये, ठीक है। थोड़ी सी बात को आप समझना कि ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली है बड़ा छोटा, मतलब ये जो एंगल मैंने लिया है इधर, गौर करना इस बात पे, ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल है। थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल, है ना। तो ये जो मास आएगा ना, ये वाला मास, ये जो मास आएगा, ये मास भी बहुत छोटा होगा। तो अगर आप डीएम बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई उससे तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो होगा भी। इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा आपका डीएम। अब मैं बोल देता हूं कि भाई इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है आर। हालांकि उस रेडियस को निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि हमको इस पूरे चेन की लेंथ दी गई है। ध्यान से सुनना पूरी बात, लोग इस रिजल्ट को याद भी रख लेते। हम क्या कह रहे हैं कि एक बार ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी अपने पास आर थीटा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास आएगा m बाय एल, ठीक है। एल लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का m बाय एल। तो ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, आर थीटा, ये आ जाएगा आपके पास m बाय एल इंटू आर थीटा, ठीक है। हालांकि आप r की वैल्यू भी निकाल सकते हो, l इज इक्वल्स टू 2 पाई r। तो r जो है ना आपका l बाय 2 पाई है, l बाय 2 पाई। आप यहां से dm की वैल्यू बड़े आसानी से लिख सकते हो, m बाय एल, और r की वैल्यू l बाय 2 पाई, और ये आ गया थीटा। l से l कट गया और ये आ गया m थीटा बाय 2 पाई।
यहां मैं बस क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इधर डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते थे कि पूरा 2 पाई एंगल जो है उस पे कितना मास है m, तो थीटा पे कितना होगा m बाई 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, अब बात सुनना ध्यान से। मैं कहने लगा कि ठीक है यार ये डीएम की वैल्यू आ गई, तुमने कहा ठीक है सर, तो आपने ये एलिमेंट ले लिया। अब टेंशन कैसी लग रही होगी ये समझने वाली बात है। टेंशन जो लग रही होगी इस वाले एलिमेंट पे, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसका अलग से एफबीडी बना लेता हूं। ये अपने पास ये वो एलिमेंट आ गया, ये एंगल अपना कितना है थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि रस्सी जो खींचेगी इसको, वो रस्सी हमेशा खींचती है, तो बचा हुआ जो चेन है वो इसको इधर से ऐसा खींच रहा होगा कुछ टी से, इधर से भी इसको ये खींच रहा होगा कुछ टी से। टेंशन तो सेम रहेगी पूरी, मासलेस है इसलिए नहीं, जो पूरा आइडेंटिकल है इसलिए। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एंगल बाइसेक्टर। थोड़ी सी पतली लेते हैं ये लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, और एक लाइन मैंने और ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने और ड्रॉ करी कुछ ऐसे। ये है मेरी रेडियस के अलोंग डायरेक्शन और ये है टैंजेंट के अलोंग डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो आ रहा है थीटा बाई 2। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा बाई 2 है, इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। ऐसे ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा बाई 2। देखो मैंने क्या किया, मैंने बस एफबीडी बनाया अभी इसके ऊपर, तो इसका एफबीडी अगर आप देखोगे तो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कर रहा है ना यार, ये तो मेरे को बताना चाहिए था, सवाल में तो दिया, कोई बात नहीं। वो अंडरस्टूड है कि ये ऐसा स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कर रहा है और कुछ फोर्स इस पे लग ही नहीं रहा। हाँ लिख देता हूं यार मैं, पता लगे तुम बोलो क्या सर अधूरे अधूरे सवाल बताते हो, इतना सवाल डिस्कस कर गया तब बता रहे हो कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। भाई चेन को घुमा दिया हमने ऐसा स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये टेंशन लगी, mg इसका ऐसा अंदर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जिसको मतलब ही नहीं है इस प्लेन वाले मोशन से, और फ्रिक्शन यहां पर है नहीं। तो साफ हमको समझ में आता है कि टेंशन इज द ओनली फोर्स विच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू दिस डीएम। कैसे, वो देखो इस बात को आप, कि टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा आपका इस डायरेक्शन में, टेंशन का आपका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो आएगा टी साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही इस वाली टेंशन का भी एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा बाई 2, और एक आएगा टी साइन थीटा बाई 2। तो टी के ये दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे डबल, ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा बाई 2। तो टी कॉस थीटा बाई 2, टी कॉस थीटा बाई 2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिस component of tension या these two components of tension they are providing the centripetal force। तो यहां से आप कह सकते हो कि 2t sin theta by 2, this is actually equals to what, this is actually equals to mass, क्योंकि मैं कह रहा हूं dm, और इसका एक्सेलरेशन। तो इस बात को समझना, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ये बहुत नन्ना मुन्ना सा पार्टिकल है, ये इधर ऐसा इतना सा, वो तो आपको साफ दिखे, चीजें साफ दिखे, मैंने इसको ऐसा कुछ बताया है। तो हम कहेंगे dm, और इसका एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। अब मैं एक एक करके जो जो वैल्यूज है वो रखने वाला हूं। पहली बात तो ये 2t साइन थीटा बाई 2 को मैं सिर्फ थीटा बाई 2 कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर एक स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो थीटा बाई 2। आपको ये पता होना चाहिए, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है 1, तो ये थीटा बाई 2 आ जाएगा। मास डीएम की वैल्यू हमने कितनी निकाली, वो निकाली m थीटा अपॉन 2 पाई ओमेगा स्क्वायर आर, थीटा से थीटा उड़ा, 2 से 2 उड़ा, टेंशन जो आया वो आ गया कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। ये आपके पास जो है टेंशन आया, कैसे आया वो एग्जैक्ट हमने बात समझी है
इवन सेंटर ऑफ मास में हम इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, ठीक है। और यहां तक चीजें एकदम मेरे हिसाब से क्लियर है। तो m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई, ये आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं घर से सॉल्व करने के लिए, और टाइम भाई ओके 1 घंटा ही हुआ है अभी तो ना, अभी अपने पास सही तो देख रहा हूँ, 1 घंटा ही हुआ है। तो यहाँ एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ घर से सॉल्व करने के, वैसे कितना बज चुके, 1:30 बज चुके। तो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m विथ लेंथ l रोटेट्स एट अ रेट ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। यहां इस सवाल में क्या है कि एक ये एक्सिस है, और आपको यहां पर क्या कहा गया है, आपको यहां एक रॉड दी गई है, ये रॉड, और ये जो रॉड है वो रॉड कुछ ओमेगा से घूम रही है, रॉड कुछ ओमेगा से घूम रही है। इस रॉड का मास आपको दिया गया है m, लेंथ आपको दी गई है l। आपसे पूछा गया है कि किसी x पे इस रॉड में टेंशन कितनी होगी। फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x इन दिस रॉड। मैं जानता हूं बहुत बच्चों से ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहां देना चाहूंगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको ये देना चाहूंगा कि देखो, अगर आप यहां पर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये आपका होमवर्क है, सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप क्या करें, मैं डुप्लीकेट ले लेता हूं वहां जिससे ना डिस्टर्ब। आप सबसे पहले क्या करें कि एक एलिमेंट उठा ले उठा लिया, मान लो ये एलिमेंट जो है वो कुछ x दूरी पर है ना, x तो आप वेरिएबल है, इसको भी ले सकते हो, ये भी x है तो ये भी x है, x एक वेरिएबल है। ये जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, वो है dx। इसका जो मास है वो मैं कह रहा हूं dm। dm आप बिल्कुल आसानी से लिख दोगे, वही m/l dx, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या इस रॉड का हर एक पार्टिकल सर्कल में नहीं मूव कर रहा? तुम थोड़ा सोचोगे और कहोगे कि हाँ बिल्कुल कर रहा है सर, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हर एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे मान लो अगर मैं ये वाला हिस्सा उठाता हूं पूरा, ये पूरा हिस्सा लिया मैंने, तो ये पूरा हिस्सा भी सर्कल में मूव कर रहा, तो एक फोर्स लगना चाहिए रेडियली इनवर्ड्स, तो एक टेंशन क्रिएट होगी ऐसा अंदर की तरफ। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया है, ये वाला हिस्सा, इस पे आपको ये बात समझनी होगी कि क्योंकि ये रॉड पूरी टेंशन में आ रखी होगी, इस पे एक टेंशन रखी होगी इस तरफ, और एक टेंशन रखी होगी इस तरफ। क्यों? क्योंकि यार आप समझो, ये वाला जो एलिमेंट है ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पे नेट फोर्स इधर आना चाहिए। तो अगर बिल्कुल एंड वाले को देखोगे तो उस पे भी नेट फोर्स अंदर आना चाहिए। तो इस एंड वाले को इसके जस्ट इधर वाले ने अंदर की तरफ खींचा, तो ये एंड वाला, मतलब समझ रहे हो, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, तो इस बात को समझना, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट को इधर खींच रहा है, तो फर्स्ट सेकंड को इधर खींचेगा, थर्ड सेकंड को इधर खींचेगा, सेकंड थर्ड को इधर खींचेगा, टेंशन क्रिएट होगी यहां पर। क्या ये बात समझ में आती? तुम खुद सोचो, लास्ट वाला एलिमेंट सर्कल में मूव कर रहा है और टेंशन ऐसा अंदर की तरफ लग रही है, क्यों? क्योंकि उसको सर्कल में मूव करना है, तो एक रेडियली इनवर्स फोर्स लगना चाहिए। लास्ट वाले को सेकंड लास्ट ने इधर खींचा, तो लास्ट वाला सेकंड लास्ट को इधर खींचेगा। ऐसे ही सेकंड लास्ट पे इधर फोर्स लगा, तो इसके इधर वाला इसको इधर खींचेगा। ऐसे ही इसको देखोगे तो ये वाला तो इसको इधर खींचेगा और इसके इधर वाला इसको इधर खींचेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर एलिमेंट को उसके इस साइड वाला इधर खींच रहा है और उस साइड वाला उधर खींच रहा है, क्योंकि ये खुद के इस साइड वाले को इधर खींच रहा है। इस वजह से कौन ज्यादा होगा इसमें, कौन ज्यादा होगा, जरा ये बताएं आप। T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? ऑब्वियसली T1 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा। क्यों भाई थोड़ा सा ज्यादा? क्यों थोड़ा सा ज्यादा? इसलिए क्योंकि यार ये मास ही डीएम है, छोटा सा मास, तो इस पे फोर्स भी छोटा सा ही होगा, तो नेट फोर्स थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। अगर आप इसकी बात करते हो तो दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस थिंग इज dt इन दिस डायरेक्शन। t से t तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा dt।
तो dt इज द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू इसका मास दैट इज dm एंड ओमेगा स्क्वायर x जो इसकी रेडियस आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड टेंशन एट दिस पॉइंट। आपको समझ में आना चाहिए कि हर एलिमेंट पे dt 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 लगते जा रहा है, तो वो dt ऐड होते 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 बढ़ता बढ़ता कुछ t बन गया होगा, तो आपको वही बताना है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी कहानी मैंने बता दी, लिमिट्स लिमिट्स सब आप लगाएं। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, x की वैल्यू जब l है, t आपका क्या है 0, यहां कोई टेंशन नहीं, x की वैल्यू x पे टेंशन आपकी t आ रही है, ठीक है। जब आप यहां से l से इधर जाते हो, आपका x कम हो रहा है, तो इसलिए आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा जब आप dx लिखते हो, है ना। मतलब जब आप जैसे ही इधर, चलो मैं बाकी कुछ नहीं बोलूंगा यार, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा बस, आगे तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, मैं बस इतना ही कहूंगा, बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, तुम्हारे लिए ये हो होमवर्क, ये तुम्हारे लिए है होमवर्क, ठीक है। तो आज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कर ही सकते हैं यार। तो देखो अभी हम है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो मैंने काफी चीजें सोची थी यार आगे के लिए, कोई बात नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अब मैं बात कर रहा हूं, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, इट इज अ स्यूडो फोर्स। ये क्या है, ये है स्यूडो फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में, स्यूडो फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन। अब स्यूडो फोर्स है तो इसका मतलब किसी फ्रेम में बैठे होंगे, वो नॉन इनर्शियल होगा, तो फ्रेम कौन सा है, इट इज अ स्यूडो फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम। जो फ्रेम रोटेट कर रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम ये बात कर रहे हैं, या और ढंग से बात करें तो जो रोटेट कर रहा है उसी के ऊपर बैठ के हम ये बात कर रहे हैं। तुम बोलो यार कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रहे हो सर। मैंने कहा सुनो तो सही, सुनो तो सही, कंसेप्ट ऐसा थोड़ी ना बस स्यूडो समझ लिया और बस जो है मतलब बस रट लिया, उसको समझा ही नहीं एक्चुअली में है क्या स्यूडो, तो समझो है क्या स्यूडो। मैं कह रहा हूं तुमको कि अपना जो ये पार्टिकल है, अपना जो ये पार्टिकल है, इसका मास है m, ठीक है, और ये सर्कल में मस्त घूम रहा है एकदम बढ़िया से, क्लियर। अब अगर तुम देखते हो कहां से, अगर तुम देखते हो बाहर से, तो तुम कहोगे यार देखो, या इस सेंटर से जब तुम देखते हो तो सेंटर के हिसाब से तुम बोलते हो कि अच्छा ये जो है सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसलिए इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और वो रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए v²/r के इक्वल। एक इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए अगर है तो, अगर है तो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से आप बात करते हो तो आप बोलते हो कि F टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू mt एंड FC इज इक्वल्स टू mv²/r या m⍵²r। लेकिन अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक देखें, विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक m, इसी के फ्रेम में अगर आप बैठ जाते हो, तो क्या ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है? जी हां, ये आपका एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ध्यान से सुनना। तो नाउ इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मान लो जो भी फोर्सेस लग रहे थे, जो भी फोर्सेस लग रहे थे, तो तुम बोलोगे सर रियल फोर्स जो लग रहे थे वो तो यही होंगे, लग रहे थे क्या? एक तो ये आएगा जो आपका सेंट्रीपिटल आएगा, और एक आपका टेंजेंशियल आएगा, है ना। तो अब आप सुनना बात, अगर ऑब्जर्वर यही बैठा है, यही आपका कौन है? ऑब्जर्वर भी है, यही आपका ऑब्जर्वर भी है। जो रोटेट कर रहा है वही खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब मान लो तुम कार में बैठे हो, और तुम कार में बैठे हो तो तुम खुद सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर रियल फोर्सेस जो लगेंगे वो तो हैं ही, वो तो लगेंगे ही। जैसे कि एक तो सेंट्रीपिटल,
और एक टेंजेंशियल, लेकिन तुम्हारे ऊपर स्यूडो फोर्स भी लगेगा। और वो स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? मास ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। यहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक ही है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वही खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर भी यही है और ऑब्जेक्ट भी यही है। तो मास इसका और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, मतलब इसी का। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था तो एक स्यूडो अपोजिट लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए स्यूडो जो है वो अपोजिट लगता है एक्सेलरेशन की। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था तो ये जो है एक स्यूडो इधर लग जाएगा, और ये कितना आएगा? मास इंटू ए रेडियल या मास इंटू ए सेंट्रीपिटल, इतना ये स्यूडो लगेगा। इसको आप कह सकते हो एम वी स्क्वायर बाय आर, या आप कह सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यही जो चीज है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब, फ्यूगल से मतलब ये यहां पे अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से दूर। तो सेंट्रीफ्यूगल आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जब आप जो सर्कल कर रहा है वहीं पे अगर ऑब्जर्वर बैठ जाता है तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता हुआ दिखेगा बाहर की तरफ। कितना होगा? जितना सेंट्रीपिटल है उतना ही होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। ये भी एक है, लेकिन जनरली लोग प्रेफर करते हैं बस यही वाले डायरेक्शन में लगाना। तो सेंट्रीफ्यूगल ये नहीं है, ये सेंट्रीफ्यूगल इज अ कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, या स्यूडो फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन व्हेन द ऑब्जर्वर खुद व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग हिमसेल्फ, और वो खुद जो है रोटेट कर रहा है। तो यहां पर आप कहेंगे कि जो भी फोर्स इधर लग रहा है एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर और लगा दो, एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर और लगा दो। अब जो जो किस्से हमने पढ़े ना उन सभी किस्सों में हम सेंट्रीफ्यूगल लगाते हुए चलेंगे। जैसे कि ये वाला किस्सा, तो मैंने कहा ये तो भाई तुम खुद सॉल्व करोगे, है ना। तो मैंने कहा ये वाला एलिमेंट ये खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मेरे पे लग रहा है 2t साइन थीटा बाई 2, और मेरे पे एक स्यूडो भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना? डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब तुम बैलेंस ही तो करोगे, 2t साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ऐसा मत पूछना वो क्यों नहीं लिख रहे मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे भाई तुम अभी क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो, देखो कंसेप्ट को समझो। तुम कह रहे हो कि इधर से बैठ के, तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? भाई साहब मैं तो इक्विलिब्रियम में हूं, मेरे ऊपर लगने वाले सारे फोर्स जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसीडर हिमसेल्फ एट रेस्ट। तो वो कहेगा मैं तो इक्विलिब्रियम में हूं, मेरे ऊपर फोर्स बैलेंस रहेगा हमेशा, इधर जितना फोर्स इधर उतना फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल। अब बताओ क्या इक्वेशन में कोई तब्दीली आई? तुम बोलोगे बस एक स्यूडो लगा इधर, तुम कहोगे ये फोर्स इज इक्वल टू ये, तो रिजल्ट तो वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। सर बट फिर कर क्यों रहे हैं ऐसा जब रिजल्ट वही आ रहा है? तो भाई बात इतनी सी है कि वो फील आ गया, एक स्यूडो इसको लग रहा है, तो वो धक्का जो है ना वो बाहर लग रहा है, उसकी वजह से खिंच जाएगा। तो इसलिए किसी चीज को ऐसा घुमाओगे तो अपने आप बाहर की तरफ भागेगा। तुम भी देखो जब गाड़ी में तुम बैठे हो और गाड़ी एकदम से टर्न लेती है ऐसा इस तरफ, तुम ऐसा बाहर की तरफ भागते हो, सेंट्रीफ्यूगल लगता है, फीलिंग पूरी आती है। अब ये बात कुछ ऐसी है, ये क्या है ना एक्चुअली में इट इज नॉट अ फोर्स, एक्चुअली ये इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक पुराना कंसेप्ट है, स्यूडो फोर्स एक नया कंसेप्ट है, तो है वही इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी। कैसे भाई? जैसे आप कहना चाह रहे हो अगर कोई कार चल रही है, कहां लूं भाई मैं, इधर लूं, जैसे कोई कार चल रही है तो हम कह रहे हैं कि इसमें हम बैठे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि यार अगर आप ऐसा चल रहे हो उस कार में बैठ के, आपका मोशन इनर्शिया की वजह से आपका मोशन की डायरेक्शन है ऐसी, और आपको कार ले जा रही है ऐसा टर्न करवा रही है, कार आपको इधर टर्न करवा रही है, लेकिन इनर्शिया की वजह से आप ये वाले मोशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। कार जो है वो ऐसा टर्न करवा रही है, तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस पाथ से बाहर जाना चाहिए, मतलब अपने इस वाले स्ट्रेट लाइन को आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो ये जो फीलिंग है वो है कौन सी फीलिंग? इट इज ड्यू टू इनर्शिया। जैसे कि तुम कार में जब बैठे हो और एकदम से ब्रेक लगते हैं तो तुमको किसी ने धक्का नहीं दिया, लेकिन तुमको ऐसा लगा जैसे ब्रेक लगेगी कोई किसी ने धक्का दिया, आगे चले गए। कार एकदम से चली तो तुमको धक्का लगा, पीछे चले गए, तो तुमको कोई धक्का नहीं दे रहा है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया, है ना। लेकिन फील वैसा आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फेक फोर्स, स्यूडो फोर्स। फेक इसलिए क्योंकि यहां इसका एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
लेकिन जस्ट फीलिंग ऐसी आ रही कि यार जैसे फोर्स लग गया हो, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल भी है बिकॉज ऑफ व्हाट, इनर्शिया, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही तुमको लगता है कि तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो इधर इधर बोलोगे तो यहां भी क्या कह दूंगा, देखो मैं कि मोटरसाइकिलिस्ट बोलेगा ठीक है यार मैं खुद को ऑब्जर्व करूंगा तो ये कहेगा मेरे पे नॉर्मल इधर लग रहा है और मेरे पे एक सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा, कितना, mv²/r। अब तुम बोलोगे कभी mv²/r लगा रहे हो, कभी m⍵²r लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो सर ये, यार वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, क्वेश्चन में जो कैसे दे रखा है उसके हिसाब से। लेकिन सोचो अब तुम्हें फीलिंग आई कि नहीं कि अच्छा स्यूडो इधर लग रहा है उसकी वजह से नॉर्मल ऐसा आ रहा है, तो एक फीलिंग आ जाती है स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से नॉर्मल इधर लग रहा है, ठीक है। दिखते क्या तुम भाई, नॉर्मल इज इक्वल्स टू, ये फोर्स बैलेंस करना है फिर इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल इधर लग गया। अब कोई से भी सवाल उठा के देख लो यार तुम, है ना, पीछे चलते हैं, पीछे वाला क्या था। अब जैसे इधर कहोगे तो इधर भी एक सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, तो तुम्हारे पास जो ये चीज आ जाएगी वो वापस, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r, खत्म, बस इक्वेशन तो वही आनी है ना, कुछ नया थोड़ी ना आना है, बस वो फीलिंग आ जाती है। अब जैसे कोई बोले सर फ्रिक्शन इधर क्यों लगा, बिकॉज दिस कार वांट्स टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, तुमको ऐसा लगेगा, फीलिंग आ जाती है ना। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक आप बोले तो कौन सा शब्द प्रचलित है अभी, नूब लेवल है ना, नूब। नूब लोगों के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि नूब लोगों के लिए मतलब इनिशियल लेवल पे समझाने के लिए आप ये कंसेप्ट कह सकते हो कि अच्छा वो सेंट्रीफ्यूगल उसको बाहर धक्का दे रहा है तो देखो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, है ना। तो एमेच्योर मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक तरीके से इनिशियल लेवल पे जिसको फिजिक्स इतना ढंग से नहीं समझ में आई है, उन लोगों के लिए ये जो है कंसेप्ट रहता है कि हाँ कि देखो भाई वो लग रहा है उधर तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर ये लग रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको पचती ही नहीं है बात, भाई फ्रिक्शन ऐसे कैसे लग रहा है, तो फिर कहते हैं देख भाई सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है इधर, तो क्या ये कार को उधर धक्का नहीं दे रहा, हाँ, तो कार उधर जाना चाहेगी कि नहीं, हाँ, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, तो देख फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया और वो सेटिस्फाई हो जाता है बच्चा, हाँ हाँ, है ना, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप में से भी कोई अभी उसकी फिजिक्स अच्छे से नहीं समझ में आ रही तो आप ये कहानियों से समझ सकते हैं। मान लो ये हमने ये देखा था, तो रस्सी में टेंशन आया तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है तो रस्सी खिंच गई, जैसे घूमने लगा तो सेंट्रीफ्यूगल लगा, रस्सी खिंच गई, तो टेंशन इज इक्वल्स टू mv²/r, है ना। ये कंसेप्ट लेकिन है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि मैंने इसको नूब लेवल बोल दिया है तो तुम इसकी जो है ग्रेविटी को नहीं समझ पाओ, ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा सा समझते हुए चलना, है ना। अब आपको लगाना आना चाहिए बस, ये आपके पास जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कोनिकल पेंडुलम की। 1:17 टाइम हो चुका है, मतलब टाइम नहीं, 1 घंटा 17 मिनट हो चुके हैं। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम, नॉर्मल पेंडुलम क्या होता है भाई साहब, नॉर्मल पेंडुलम होता है ऐसा ऐसा टक 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 ऑसिलेट करता है, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम, पहले हम नॉर्मल पेंडुलम की बात कर लेते हैं यार, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। ये जो है हम एसएचएम में पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, या इसको अलग ही उसमें देखते हैं ना। तो पहले हम सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन जो रहेगा टाइम पीरियड का वो हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं है अभी, बस मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, क्यों, बिकॉज मैं कोनिकल पेंडुलम पढ़ाने वाला हूं। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक रस्सी होती है एल लेंथ की, एक मास इससे हैंग करवा दिया और ये कुछ इस तरीके से आपका ऑसिलेट करता रहता है, ऐसा 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 ऐसा, यहां जितना जाएगा उतना ही यहां जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये बात समझ ही सकते। तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है √L/G × 2π, 2π √L/G, ये फॉर्मूला आपका टाइम पीरियड का होता है, ये आपको याद रखना है। यहां पे G क्या है, इसकी ग्रेविटी, आप इफेक्टिव ग्रेविटी भी बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में इफेक्टिव ग्रेविटी होगी उस डायरेक्शन के अबाउट वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। सर कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा यार देखो रुका हुआ है तो ग्रेविटी अभी इधर है, इस वाले लाइन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। अब मान लो तुम किसी कार में होते और वो कार एक्सेलरेट कर रही होती, कार एक्सेलरेट कर रही होती तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो है कैसी आ जाती, एक तो ग्रेविटी ऐसी है ही, और कार अगर इधर जा रही है तो स्यूडो फोर्स की वजह से एक इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आती, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन।
जी इफेक्टिव आपका इधर आ जाता। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। फिर वो पेंडुलम जो है वो ऐसा ऑसिलेट करने लग जाता है, हमेशा इफेक्टिव ग्रेविटी के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। क्लियर? डेरिवेशन वो देखेंगे आगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कोनिकल पेंडुलम की। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है? वही पेंडुलम मैंने लिया। अच्छा एक और बात यहां पर है, ऐसा नहीं किसी भी एंगल के लिए थीटा भी है ना बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, मतलब ये 5 डिग्री के आसपास होता रहता है, बस 5-6 डिग्री के आसपास, 5-6 डिग्री से कम आसपास, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 4-5 10 डिग्री तक ले गए तो फिर ये फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो 5 डिग्री या 6 डिग्री आप कह सकते। तो तुम बोलोगे 6 ही लिख दो फिर। अब यार वो कई बार मतलब आप समझ जाओ, मतलब है ना वो 7 डिग्री 6 डिग्री वो इतना छोटा एंगल देगा, तो आपको सिंपल पेंडुलम ही मानना है। तो यहां कोनिकल पेंडुलम में क्या कहानी है? कोनिकल पेंडुलम में हमने कहा कि भाई एक रस्सी है और उस रस्सी पे हमने एक ये पार्टिकल ऐसा बांध दिया और इसको कुछ ऐसी वेलोसिटी दे दी, तो कैसा घूमने लग जाएगा? ये रस्सी को ऐसा किया और ऐसा, तो ऐसा कोन बना के घूमने लग जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना? ऐसे 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 घूमने लगे। ये कैसे घूमने लगेगा? ये घूमने लगेगा कुछ इस टाइप से। यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो है इसका आ रहा है इस सर्कल का सेंटर, ये है इस सर्कल का सेंटर जिसपे ये घूम रहा है, और ये है आपके पास एल। हालांकि मैं इसे दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन इस बार मैं सेंट्रीफ्यूगल से भी आपको करके बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो यार इधर जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg। तरीके से मुझे कहना चाहिए क्या? टेंशन का ये वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस कर देगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। और टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन यहां से मैं अभी बात करूंगा सेंट्रीफ्यूगल की, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल आएगा अपने पास m ओमेगा स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस जिसको मैंने कह दिया r। ठीक है, अब फोर्स बैलेंस करने आपको ध्यान रखना। अब डेड फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन मत लिख देना। तो यहां से टी कॉस थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। और टी साइन थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r को। हालांकि तुम ये जानते हो कि अगर ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं बनाते तो तुम यही लिखने वाले थे कि दिस फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आ वही रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है कि अच्छा सेंट्रीफ्यूगल है इसलिए थोड़ा उधर जा रहा है, तो वो इसलिए इधर नहीं आ रहा, सेंट्रीफ्यूगल उसको बैलेंस कर रहा है ना, जस्ट एक फीलिंग आ जाती है। बाकी एक बार देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। तो टी साइन थीटा, अब कोई बोलेगा सर जी यार देखो आर की वैल्यू भी रख ही दो ना। मैंने कहा कैसे रखेंगे? बोले सर एल के टर्म्स में रख दो, ये एल है ये थीटा है ये आर है तो आर आपका एल साइन थीटा आ जाएगा। मैंने कहा बात सही है, तो रख देते हैं एल साइन साइन थीटा कट गया। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, डिवाइड मार देते हैं। टी से टी कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास कॉस थीटा। एम से एम कट जाएगा, ये बचेगा जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल। आपका जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। व्हाट इज एल कॉस थीटा? एल कॉस थीटा इज दिस लेंथ। इसको कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्यों वो मैं बताता हूं। ओमेगा मतलब क्या है आपकी? एंगुलर वेलोसिटी। तो व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। टोटल एंगल कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा बाय जी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। अब जरा देखो उस रिजल्ट से, वहां एल बाय जी आता था, यहां पर एल कॉस थीटा आ गया। तो बस इतना सा अंतर है कि इस फॉर्मूले में एल की जगह एल इफेक्टिव आ जाएगा।
अच्छा सर जी एक चीज और बताओ, अगर एक्सेलरेटेड कंटेनर आ गए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं यार, जी की जगह जी इफेक्टिव डाल देंगे, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। जैसे मान लो कंटेनर ऊपर जा रहा है और कोनिकल पेंडुलम उसमें एक्सेल मतलब ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ऊपर ए से जा रहा है तो जी की वैल्यू जी प्लस ए हो जाएगी, इफेक्टिव ग्रेविटी, क्योंकि ए की वजह से एक स्यूडो फोर्स भी आया। समझते हो बात? अगर इधर जा रहा है तो फिर वो जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बस यहां पे पटक देंगे उसकी वैल्यू। तो ये आपका जो है ये हुआ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, ये हुआ आपका कोनिकल पेंडुलम। और तो चलिए यार, आज को इतना, आज का क्लास बस इतना ही रखा जाए। ठीक है, और बाकी क्या टाइम है? 25, 5 मिनट। चलो इतना ही रखा जाए यार, नहीं फिर तुम्हें ना पता लगे, फिर तुम बोलोगे सर रोज 2-2 घंटे की ले लेते। तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। तो बाकी की जो कहानी है वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में क्या क्या होने वाला है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एंगल ऑफ बैंकिंग की बात करेंगे हम, ठीक है, और ऐसे ही मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन सर्कुलर ट्रैक पे कितनी होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपको एक तरीके से एक आइडिया देगा कि किस तरीके से जो सर्कल नहीं है जो मोशन, उनमें कैसे इस कंसेप्ट को, इन कंसेप्ट को अप्रोच किया जाएगा। और फिर आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, जो वैसे आपको एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी में मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पर हम वर्क पावर एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर्स थे, आज तक के जो लेक्चर्स थे, इसमें हमने एक तरीके से सिर्फ एनएलएम तक की कहानी देखी। अभी तक वर्क पावर एनर्जी का यूज नहीं आया है, वो जल्दी आने वाला है, तो चिंता ना करें, आगे हम देखेंगे उन चीजों को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।